जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं 17 फरवरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आप लोग के 500 इस वीडियो में कराने वाला है, जो कि चैप्टर बाई चैप्टर रहेगा। एक ये फर्स्ट चैप्टर से एक पूरी वर्णिका भाग 2 सारा चीज़ इसमें रहेगा। तो 500 इतना याद कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग को किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा। तो याद कर लीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिए। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। कहता है कि सन विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अम्बेडकर का पिता का नाम याद रखिएगा रामजी सकपाल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक सभ्यता समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो किसे आवश्यक मानता है? तो सन विभाजन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई, तो प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों हो जाएगा, ये भी दोनों राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मूक नायक कौन है? तो पत्रिका, बिल्कुल राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 500 हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। 500 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो हम 500% गारंटी देते हैं कि आप लोग जो है 100 में 100 बिल्कुल आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो एक भी गलत नहीं होने वाला है, तो याद कर लीजिएगा। कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा दिल्ली में हुआ था 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में दिल्ली में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्माण के में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो महत्वपूर्ण भूमिका याद कर लीजिएगा, यहाँ पे राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता सन विभाजन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? तो न्यूयॉर्क चले गए थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि अम्बेडकर चिंतक व जो है रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल के। कहता है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा वृक्ष किसे कहा है? तो बूढ़ा वृक्ष किसे कहा है? तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे वृक्ष को कहा है। ठीक है, बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो यहाँ पे वृक्ष को कहा है, याद रखिएगा। फिर से देख लीजिएगा, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वृक्ष को, बिल्कुल राइट आंसर। आंसर पहले ही बोल दिए थे। बिल्कुल ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर याद रखिएगा बिल्कुल लखनऊ में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कुंवर नारायण ने कविता लिखना शुरुआत कब कर दिए थे? तो याद रखिएगा 1950 के लगभग में लिखना पर जो है वो आराम कर दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहता है कि आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? आकारों के आसपास किस प्रकार की? तो कहानी संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कुंवर नारायण की रचना है, तो याद रखिएगा चक्रव्यूह, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या का रचनाकार कौन है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर कुंवर नारायण हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी गई है, किसे दिए हैं? तो जो है घर के बाहर खड़े वृक्ष को कहे हैं बूढ़ा चौकीदार, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? तो किसके? तो याद रखिएगा पुराना वृक्ष को कहा है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? तो किसे नहीं देखा? तो याद रखिएगा वृक्ष को नहीं देखा था, यानी लौटते समय बूढ़ा वृक्ष था वो, जो कि हर समय में वह खाकी वर्दी में खड़ा रहता था, उसको आते हैं कहीं से लौट कर तो वह वृक्ष को नहीं पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर
तनाता कौन जो है कौन खड़ा मिलता था, तो कौन मिलता था, तो याद रखिएगा वो बूढ़ा वृक्ष मिलता था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है, राइफल की संज्ञा किसे दी है, तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिज की सूखी डाल को दी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है, पगड़ी का प्रतीक जो है वो किसे माना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ब्रिज के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्ति टहलियों को माना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि जो है खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकना रहता था, तो कौन रहता था, ब्रिज बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते थे, तो उसकी ठंडी यानी ब्रिज के छाया में, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि कवि के अनुसार घर को किससे बचाना चाहिए, तो घर को जो है लुटेरे से बचाना चाहिए, शहर को बचाना चाहिए, किससे बचाना चाहिए, तो नारी जो है नादिरों से बचाना चाहिए, किससे, शहर को। नेक्स्ट प्रश्न है नदियों को किससे बचाना है, तो नाला हो जाने से बचाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धुआं को जाने से किससे बचाना है, यानी धुआं को किससे बचाना, धुआं हो जाने से किससे बचाना है, तो किससे बचाना है, तो याद रखिएगा हवा को बचाना है धुआं हो जाने से। जंगल को किससे बचाना है, तो याद रखिएगा जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंगल हो जाने से किसे बचाना है, तो याद रखिएगा मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है, यानी जनसंख्या पर रोकना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि एक ब्रिज की हत्या में किसके विनाश की जो है अंत व्यर्था अभिव्यक्त है, तो किसके, तो याद रखिएगा पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता, राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आत्मजयी किसकी रचना है, आत्मजयी जो है कुंवर नारायण जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चक्रव्यूह की रचनाकार कौन है, चक्रव्यूह की रचना कौन है, तो कुंवर नारायण, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। कहता है कि दूर से कौन ललकारता था, तो दूर से कौन ललकारता था, तो याद रखिएगा बूढ़ा जो चौकीदार था यानी ब्रिज चौकीदार था, वो दूर से ही ललकारता था कि तुम कौन हो। ठीक है। जिस तरह से चौकीदार का कार्य होता है उसी प्रकार से ये भी ऐसा लगता था किसको, कवि को ऐसा लगता था कि हमको कुछ पूछ रहा है, तो जो है कवि क्या जवाब देते थे कि मैं तेरा दोस्त है। कवि के आदेशों में कौन था, तो कवि के जो है अंदेशों में कौन था, तो याद रखिएगा जानी कहीं दुश्मन, यानी एक जानी दुश्मन, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था, तो कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था, तो राइट आंसर लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न याद रखिएगा कि बचाना है मनुष्य यहाँ पे होगा मनुष्य को जंगल हो जाने से, कथन के माध्यम से कवि का मनुष्य के संबंध में क्या सोचता था, तो क्या सोचते थे, तो मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, क्योंकि यही जो है कवि सोचते थे कि मनुष्य जो है निरंतर असभ्य होते जा रहा है। ठीक है। जिसके वजह से ये कहते हैं कि मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो कुंवर नारायण का जन्म जो हुआ था वो 9 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। 19 सितंबर 1927 ईस्वी में, याद रखिएगा 19 सितंबर 1927 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था कुंवर नारायण का। देखिए कुंवर को किस पुस्तक से सम्मानित किया गया, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ए और बी दोनों पुरस्कार मिला था, प्रेमचंद पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों मिला था, इसलिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर नारायण की जो है प्रसिद्ध कृतियाँ कौन सी है, तो प्रसिद्ध कृतियाँ, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा आत्मजयी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कवि को वृक्ष कैसा लगता था, तो कैसा लगता था, तो याद रखिएगा एक बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है जो कि आप लोग की आंसर देना है कमेंट में। ठीक है। कहता है कि कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग के कमेंट में इसका जवाब दे देना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि कुंवर नारायण ने लिखने की शुरुआत कब किए थे, तो यानी कविता लिखने की शुरुआत कब किए थे, तो इसका भी जवाब आप लोग को देना है कमेंट में, क्योंकि हम ऊपर बता दिए हैं, देखते हैं कि आप लोग को याद है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, तो किससे जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा पर्यावरण से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आप लोग की बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि एक वृक्ष की हत्या
एक वृक्ष की हत्या जो है पाठ में कवि किसकी रचा को कविता का केंद्र मानते थे, तो मानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर मानवता की रक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बचाना है नदियों को किससे, तो किससे बचाना है, नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कुंवर नारायण का काव्य संग्रह क्या है, तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह इनमें सभी हो जाएगा, यानी आत्मजयी भी है, चक्रव्यूह भी है, उसके बाद परिवेश भी है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है, तो याद रखिएगा कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि कुंवर नारायण और सबसे लास्ट प्रश्न है कि कुंवर नारायण का जो है समीक्षात्मक पहलू है, तो समीक्षात्मक पहलू क्या है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है आज और आज से पहले, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। कहता है गिरधर कौन था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मदन के पिता थे, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ा था, तो मदन ने कासू को याद रखिएगा 2 दांत तोड़ा था, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था, तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था, तो रत्नावती देवी, बिल्कुल राइट आंसर, रत्नावती शर्मा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानी में कौन किसके तत्व समग्रता से उभर कर आया है, तो किसके बताना है यहाँ पे, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा मनोवैज्ञानिकता का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटरकार को किससे खतरा था, तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा खोखा को। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बंगला का शब्द है, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह उक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा है, तो किस पात्र ने कहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग के कमेंट में देना है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या करना है, कमेंट में आपको भर देना है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में आप लोग को देना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, तो लड़का या लड़की होता है, बिल्कुल बच्चा या बच्ची होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि खोखा का नाम क्या था, खोखा का क्या नाम था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कासू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि 20 के दांत कैसी कहानी है, 20 के दांत कैसी कहानी है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मनोवैज्ञानिकता, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे, तो जिमरमैन या इंजीनियर, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, तो किसके हाथों से, तो अपने पिता के हाथों से अक्सर पिटाया करता था, डी भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग याद करते चलिए, बिल्कुल यहाँ याद कर लेते हैं, आप लोग की 1 नंबर भी नहीं छूटेगा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो पिता के नाम क्या था, तो याद रखिएगा पंडित रामा अवतार शर्मा,
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शहंशाह ने किसके खूब जो है फटकार लगाई, किसके खूब फटकार लगाई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरधर को। किसके? तो गिरधर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? तो किसकी? तो याद रखिएगा राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे मध्यम वर्ग को। नेक्स्ट प्रश्न है कि कासु मदन के हाथ किस खेल में जो है शरीक होना चाहता था, यानी शामिल यहाँ पे होगा कि किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर लट्टू के खेल में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सेन साहब किसके व्यंग से जो है ठकर रह गए थे? तो किसके व्यंग के? तो याद रखिएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र जो था वो 5 से 6 वर्ष था, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो कब बने थे? तो राइट आंसर याद रखिएगा सन जो है 1959 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को कमेंट में इसको देना है जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंदरघाट पटना में, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग के बताना है यहाँ पे। दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा जी के रचना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि लड़कियां क्या है? कठपुतली है कि किसे इस बात पर गर्व है? तो किसे इस बात पर गर्व है? तो राइट आंसर याद रखिएगा अपने माता पिता का इस बात पर गर्व है। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हंस हो जाएगा। कौआ का बात यहाँ पे मदन होगा और हंस का यहाँ पे बात हो रहा है कासू को, ठीक है, कासू के यहाँ पे बात हो रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो है हंस का दर्जा किसे दिया गया है? कासू के। कौआ का दर्जा मदन को दिया गया है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके अनुसार सोने ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो कौन सा? तो याद रखिएगा सोनू ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। कौन? तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा खोखा के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो याद कर लीजिएगा 5, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे लास्ट इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? कमेंट में आप लोग के बताना है जवाब, ठीक है। कि मंगामा क्या बेचती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दही। नेक्स्ट प्रश्न है कि दही वाली मंगामा कहानी का कहानीकार कौन है? तो याद रखिएगा श्रीनिवास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दही वाली मंगामा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग के कमेंट में देना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है दही वाली मंगामा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो कहाँ से है? तो बेंगलुरु से है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दही वाली मंगामा कहानी किसे संदेश देती है? तो राइट आंसर बहुओं को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगामा जो है, मंगामा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मंगामा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कथाकार को वर्षों से मंगामा कौन सी वस्तुएं दिया करती थी? तो कौन सी वस्तुएं? तो याद रखिएगा दही। नेक्स्ट प्रश्न है जो है मंगामा की बहू का नाम क्या था? तो याद रखिएगा नंजम्मा।
नेक्स्ट प्रश्न है दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित है कहानी है, तो किस भाषा में, तो कन्नड़ भाषा में, बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि यह कर्नाटक की है। दही वाली मंगम्मा कहानी में का हिंदी अनुवाद कौन किए थे, तो दही वाली मंगम्मा के हिंदी अनुवाद कौन किए हैं, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा वी.आर. नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है रंगप्पा कौन था, रंगप्पा कौन था, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा रंगप्पा कौन था, तो ये एक जुगाड़ी था यानी जुआड़ी था। तो यहाँ पे नंजम्मा के भाई, मंगम्मा के पुत्र या मंगम्मा के पौत्र, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि मंगम्मा एवं नंजम्मा के बीच झगड़े को मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था, तो याद रखिएगा उसका पोता, किसका, तो मंगम्मा के, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी, तो क्या कहती थी, तो माँ जी कहती थी, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है, तो यहाँ पे कौन है, तो बेंगलुरु का एक सम्राट महिला थी, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। अधिक बुद्धिमान कौन थी, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा नंजम्मा थी, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी, कहाँ से प्रतिनिधित्व करती थी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग के आंसर देना है, ठीक है, चारों का आंसर, चारों में से कौन आंसर होगा यहाँ पे कमेंट में बिल्कुल देना है। कहता है बहू की दशा कैसी थी, तो बहू की दशा कैसी थी, तो याद रखिएगा मगरमच्छ की तरह, ठीक है, मगरमच्छ सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यानी तीसरा ये फर्स्ट चैप्टर का जो था, फर्स्ट चैप्टर का हम लोग 18 प्रश्न किए, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि मंगू की ये जो है ये तीसरा चैप्टर का है, ठीक है, मंगू किस कहानी का पात्र है, तो मंगू किस कहानी का पात्र है, तो याद रखिएगा माँ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माँ कहानी का कहानीकार कौन है, तो माँ कहानी का कहानीकार बिल्कुल याद रखिएगा ईश्वर पेटलिकर है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो राइट आंसर माँ की ममता का वर्णन किया गया है। माँ कहानी का जो है प्रमुख पात्र कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आप लोग के कमेंट में देना है, ठीक है, कमेंट में बिल्कुल दे देना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मंगू लड़की कैसी लड़की थी, तो याद रखिएगा बिल्कुल पागल, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है, तो माँ किस भाषा में रचित कहानी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा गुजराती भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है ईश्वर पेटलिकर की रचना है, ईश्वर पेटलिकर की रचना खून की सगाई, यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा। माँ जो है कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखा गया है। हाँ लोग अगर वीडियो पर नए आए हैं तो बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि माँ कहानी में कौन पागल थी, तो कौन पागल थी, तो राइट आंसर याद रखिएगा मंगू पागल थी, मंगू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि किसके पागलपन में सुधार देकर लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे, तो किसके, तो याद रखिएगा कुसुम के, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगू की उम्र क्या थी यानी कितना थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 वर्ष, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 वर्ष थी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे, तो कितने पुत्र थे, तो राइट आंसर याद रखिएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी है तो कैसा है व्यवहार और कुशल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कहानी का प्रधान प्रमुख जो है प्रधान पात्र कौन है, तो यहाँ पे कहानी का प्रधान पात्र कौन है, तो राइट आंसर याद रखिएगा माँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह उक्ति किसमें के है, तो बताना है आप लोग के कि समाज के लोगों की है, किसकी युक्ति है, तो ये जो है समाज के लोगों के है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है मंगू को पागलपन का रोग कब से था, तो मंगू का पागलपन का रोग याद रखिएगा जन्मजात था यानी जन्म से ही था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि माँ जी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, यानी परिवर्तन हुआ, तो क्या परिवर्तन हुआ था, तो याद रखिएगा
राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग को कमेंट में यूली देना है आंसर। ठीक है, अभी तक 5 को आप लोग के दिए हैं क्या चीज़, तो आप लोग के ऑप्शन 5 ऑब्जेक्टिव दिए हैं जो कि आप लोग के कमेंट में देना है। एक आप लोग के कमेंट में देना है। हम लोग टारगेट किए हैं वर्णिका भाग 2 के इस वीडियो में पूरी एक तरह से खत्म करने के। तो यहाँ पे तीसरा चैप्टर हो गया, यानी 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आप लोग के चौथा चैप्टर पर चलते हैं। चौथा चैप्टर आप लोग के सामने है कि कक्षा 2 है 10th हिंदी वर्णिका भाग 2, जो कि यानी नगर कहानी का अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी हमारा फर्स्ट प्रश्न है, चौथा चैप्टर का फर्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। अब आप लोग कहिएगा कि जो है दूसरा चैप्टर के नहीं करा रहे हैं, तो बिल्कुल दूसरा चैप्टर के भी कराएंगे, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, पपाती किस रोग से ग्रसित थी, तो किस रोग से, तो याद रखिएगा यहाँ पे मेनिंजाइटिस रोग से वो क्या थी, ग्रसित थी। राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगर कहानी का कहानीकार कौन है, तो नगर कहानी का कहानीकार याद रखिएगा सुजाता हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग के कमेंट में बिल्कुल देना है इसका जवाब। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो कमेंट में भर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है, तो मदुरई का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बलियामाल की पुत्री जो है कौन थी, तो बलियामाल की पुत्री कौन थी, तो यहाँ पे पपाती बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, तो वो सुजाता का वास्तविक नाम याद रखिएगा यश रंगराजन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुजाता की जो है लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है, तो कितनी जो है कृतियाँ, तो याद रखिएगा 25 से अधिक कृतियाँ जो है उनकी प्रकाशित हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न है नगर कहानी किस रचना से संकलित है, तो किस रचना से संकलित है, आधुनिक तमिल कहानियाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है कि के जमुना द्वारा अनुवादित रचना है, तो याद रखिएगा क्या है, नगर है, जो कि कौन लिखे हैं, तो यश रंगराजन लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगर कहानी में संदेह दिया जाता है, किसको संदेह दिया जाता है, तो नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है पपाती कौन थी, तो पपाती याद रखिएगा बलियामाल की पुत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई, तो पपाती जो है अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बलियामाल की अशिक्षित के कारण। ठीक है, क्योंकि वह उसके पास शिक्षा नहीं था, इसके वजह से वह भर्ती नहीं हो पाई। सबसे लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का है, तो याद रखिएगा कि जो है बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में क्या जो है संदेह किए थे, तो क्या संदेह किए थे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है कि अस्पताल के से छठी के, या अस्पताल में भर्ती करने हेतु, या फिर राशि जमा करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग के कमेंट में इसका जवाब देना है, जो कि ये चौथा चैप्टर का हम लोग ये सबसे लास्ट प्रश्न किए। अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट चैप्टर के, जो कि वर्णिका भाग के, वर्णिका जो भाग है, वर्णिका भाग के सबसे लास्ट चैप्टर जो कि क्या है, धरती कब तक घूमेंगी, कि उसका हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे ढहते विश्वास। ठीक है, ढहते विश्वास छूटा हुआ है, तो आप लोग के बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, वर्णिका यानी हिंदी, और यहाँ पे क्या है, पांचवा चैप्टर है, पार्ट 5 है, धरती कब तक घूमेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए हम लोग चलते हैं, इसका भी हम लोग कर लेते हैं फटाक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहता है, फर्स्ट प्रश्न कहता है केमा चैप्टर का, 5वां चैप्टर का फर्स्ट जो है क्वेश्चन क्या कहता है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था, तो याद रखिएगा घुटन महसूस होता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका जवाब आप लोग के कमेंट में देना है। जितना आप लोग दे रहे हैं टास्क में, उसको आप लोग के कमेंट में बिल्कुल दे देना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र सीता, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी की
ये कहानी कौन है, कहानी है धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है, तो कहाँ की कहानी है, तो राजस्थान की कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी, कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, तो कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, तो याद रखिएगा राइट आंसर नारिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नारिका, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा में, किस भाषा की रचना है, तो किस भाषा की रचना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे राजस्थानी की है, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। जो ये लिखे हैं वह हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल याद रखिएगा। धरती कब तक घूमेगी कि संकलित है, तो कहाँ से संकलित है, तो समकालीन भारतीय साहित्य से। इसका लेखक कौन है, तो याद रखिएगा सांवरदैया, ठीक है, सांवरदैया ये लिखे हैं धरती मैया के सांवरदैया, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई थी, तो क्यों चली गई थी, तो याद रखिएगा क्योंकि वह जो है उसका पुत्र जो है 50-50 रुपया देने के लिए कहा था, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाता है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीता को कितने पुत्र थे, सीता को कितने पुत्र थे, तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा 3, ठीक है, कितने पुत्र, तो 3 पुत्र थे, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो यहाँ पे राइट आंसर कैलाश हो जाता है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्ध विहित सी अवस्था में किसकी थी, तो किसकी थी, तो सीता के, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैलाश की पली पली का नाम क्या था, तो पली का नाम क्या था, तो याद रखिएगा राधा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश की पत्नी का यहाँ पे नाम है, ठीक है, पली नहीं पत्नी का नाम, ठीक है, पत्नी का नाम राधा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैलाश ने अपनी माँ यानी सीता को कितने रुपया जो है प्रति माह देने के लिए कहा था, तो कितने रुपया, तो 50-50 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भरा था, तो किसके भीतर, तो सीता के, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी, तो कितने कितने दिन, तो याद रखिएगा एक महीना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के और सबसे लास्ट प्रश्न है, ये सीता अपने को मानती थी, तो क्या मानती थी, तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट में। कि संतु जो है भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था, तो याद रखिएगा मकान के नीचे खड़ा हो गया था, राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि लभाए जय हिंद जो है शुक्ल जी की रचना है, तो कौन सी रचना है, तो याद रखिएगा काव्य संग्रह, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे, तो किस पद पर थे, तो एसोसिएटिव प्रोफेसर, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, पेड़ पर की कमरा किसकी रचना है, तो राइट आंसर याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल की हो जाएगा, राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है, तो किस संकलन से ली गई है, तो याद रखिएगा यहाँ पे महाविद्यालय से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि कथाकार मछली लेकर घर जाने के जो है दरमियान क्यों दौड़ रहे थे, तो क्यों दौड़ रहे थे, तो याद रखिएगा मछली मर जाने का डर था, उसमें जो है मछली मर जाने का डर था। देखिए कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा 3 मछलियाँ थी, जिसमें एक मर चुकी थी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि पिताजी के ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदी थी, कितने मछलियाँ खरीदी थी, तो 3 मछलियाँ खरीदी थी, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित जो है कहानी है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी, बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे मछली है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मछली विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है छत्तीसगढ़ में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित किए थे, तो याद रखिएगा 1971 ईस्वी में प्रकाशित किए थे, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
कहता है कि मछली से कौन डर डर रहा था, तो मछली से कौन डर रहा था, तो याद रखिएगा संतु जो है वो डर रहा था। बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि किस मछली की आँख में लेखक अपनी छाया देखना चाहते थे, तो किस मछली के हाथ में तो आँख में, तो याद रखिएगा नीचे दबी हुई मछली के आँखों में वो छाया देखना चाहते हैं, क्योंकि याद रखिएगा मरी हुई मछली की आँख में प्रतिबिंब नहीं बनती है, इसलिए वो जांच कर रहे थे कि मरा हुआ है कि जिंदा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि किस मछली की आँखों में छाया जो है झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो कमेंट में आप लोग को देना है क्योंकि अभी ही बताए हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि मसाला कौन पीस रही थी, तो मसाला कौन पीस रही थी, तो लेखक की माँ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नौकर की जो है नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है, किस विद्या की रचना है, तो याद रखिएगा उपन्यास है। नौकर का कमीज एक प्रकार का उपन्यास है। कथाकार के पिताजी जो है जब मछली खरीदे रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी, तो कितनी मछली मर गई थी, तो याद रखिएगा एक मछली जो है पहले ही मर गई थी। याद रखिएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि लेखक जो है रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि मछली जो है एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, इसलिए तो इंदिरा में यानी कुआं था पास के कुआं में डालने के लिए, और उसको जब सियान होगा तो उसके साथ मैं खेलूंगा। ठीक है। इसके सोच कर वो क्या कर रहे थे, सोच रहे थे, यानी रास्ते में आते समय यही सोच रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि कौन ठंडा से कप रहा था, तो याद रखिएगा संतु जो है वो ठंडे से कप रहा था, भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि किस साधन के ऊपर रहकर मछली काटी जाती थी, तो किस साधन के ऊपर रखकर जो है मछली काटी जाती थी, तो पट्टे के ऊपर रखकर, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि किस घर में मछली या जो है मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था, तो किस घर में, तो माँ को। ठीक है। यानी कि किसे जो है घर में, याद रखिएगा किसे घर में मछली बनाना या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था, तो उसके जो माँ थी, किसके माँ, तो संतु की जो माँ थी उसका जो है माँ को ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि घर में केवल पिताजी ही मछली खाते थे। तो याद रखिएगा कि घर में मछली कौन खाते थे, तो पिताजी ही केवल खाते थे मछली। शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है, किस कहानी से संग्रह से ली गई है, तो महाविद्यालय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था, तो क्या नाम था, तो याद रखिएगा भगू, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहता है कि कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था, कहानीकार के छोटे भाई का याद रखिएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संतु, यानी संतु नाम था। ठीक है। तो संतु नाम था, कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतु था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि घर में घूसे तो जो है साले के हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था, तो याद रखिएगा पिताजी ने ऐसा कहा था कि घर में अगर घुसे तो साले को पैर जो है हाथ पैर तोड़ देना, तो ये कौन कहे, तो पिताजी कहे थे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा था, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए भागा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगू संतु के पीछे क्यों भाग रहा था, तो याद रखिएगा मछली छीनने के लिए भाग रहा था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि जो है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था, याद रख लीजिएगा। ठीक है। बिल्कुल VVI क्वेश्चन करा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरी हुई मछली की आँख में नज़र आ रही थी, क्या आ रही थी, तो परछाई नज़र आ रही थी। ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा राजनांद छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजनाथ छत्तीसगढ़, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जो है अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे, तो याद रखिएगा 1994 से 1996, यानी 2 साल रहे थे, 2 वर्ष रहे थे, 1994 से 96। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्ल जी की कहानी संग्रह कौन सी है, पेड़ पर कमरा, बिल्कुल राइट
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोती कवि से जो है शेखर सम्मान से कब पर सम्मानित हुए थे? तो कब सम्मानित हुए थे? तो याद रखिएगा 1999 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का है, जो कि आप लोग को याद कर लेना है कि मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो किसके द्वारा किया जाता था, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग के कमेंट में देना है। और इस तरह से हम लोग जो है लगभग 500 ऑब्जेक्टिव कर लिए। कितना ऑब्जेक्टिव कर लिए? 500 ऑब्जेक्टिव कर लिए। और 500 बिल्कुल ऐसा वो ऑब्जेक्टिव किए हैं जो कि आप लोग के बिल्कुल बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, 500 अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग के बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, तो याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।